गुड मॉर्निंग बच्चों हमने आज नेक्स्ट इलास्ट्रेशन स्टार्ट करनी है। इलास्ट्रेशन 7 ध्यान से समझना क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। देखना बच्चे, इलास्ट्रेशन 7 XYZ were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Following was the balance sheet at the date of dissolution. डिसोल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट गिवन है। बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। देखो पिछले चैप्टर तक ये गुडविल होती थी, ओल्ड गुडविल हम इसको राइट ऑफ करते थे, लेकिन आज बिजनेस बंद हो रहा है तो आज ये गुडविल भी बिकेगी, इसके भी पैसे मिलेंगे, तो और असेट की तरह ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगी। क्रेडिटर्स, मिसेस एक्स लॉन, एक्स लॉन नहीं है, पार्टनर का लॉन नहीं है, उसकी मिसेस का, तो ये आउटसाइड लायबिलिटीज़ होगी। पार्टनर का लॉन उसके लिए अलग अकाउंट खुलता है, मिसेस एक्स लॉन मिस एक्स की वाइफ का लॉन, तो ये तो आउटसाइड लायबिलिटी हो जाएगी। एक्स लॉन पार्टनर लॉन है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने से पहले देख लेना नीचे कोई पे तो नहीं करना वर्कर को। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यहाँ इन्वेस्टमेंट है, असेट कहाँ ट्रांसफ़र होती है, रियलाइजेशन, तो उससे रिलेटेड फंड भी बटेगा नहीं, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा। कैपिटल के बैलेंस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाला जो चैप्टर है ना, हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ जहाँ जहाँ जानी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से पढ़ते जाते हैं, एंट्री करते जाते हैं, यहाँ के सम ख़त्म हो जाता है। तो मुझे कोई ऐसा नीड नहीं है कि नीचे तक पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एक अभी सामने बोर्ड के सामने आऊँगी, लाइन पढ़ती जाऊँगी, उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, देखना बच्चे, इसके अंदर उसने नीचे लिखा है इस इलस्ट्रेशन 7 में, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। और आपको पता है इस चैप्टर में नेसेसरी अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड नंबर पे पार्टनर्स लॉन है तो लॉन अकाउंट, जो हमने लॉन लिया हुआ है पार्टनर से, वो डेबिट साइड वाला लॉन होता है जो दिया हुआ है, उसका अकाउंट नहीं बनाना होता जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना कहे। तो हमें फिर बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है तो कैश अकाउंट, बैंक का है तो बैंक अकाउंट। तो 4 नेसेसरी अकाउंट का मैं फॉर्मेट बना रही हूँ, ध्यान से देखो। रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट बचे रियलाइजेशन अकाउंट। लॉन अकाउंट तब बनेगा जब बैलेंस शीट में पार्टनर्स लॉन का बैलेंस होगा, तो ये एक्स लॉन है तो एक्स लॉन अकाउंट खुलेगा बच्चे, यहाँ पे एक्स लॉन अकाउंट। एक्स लॉन अकाउंट। नेक्स्ट बनता है बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स चेक करो कितने हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट बनता है कैश होता है कैश अकाउंट, बैंक होता है तो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है, ये बैंक अकाउंट। ये 4 नेसेसरी अकाउंट्स हैं जो हमें खोलने हैं बच्चों, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे बुक खोल के बैठना, इलस्ट्रेशन 7 है। सबसे पहले असेट साइड में है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में लिखते हैं। बैंक के पैसे बिजनेस की असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, तो 2 बैलेंस ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस मेरे पास दिया हुआ बच्चे 1000, ये आ गया।
उसके बाद इसको छोड़कर जितनी भी असेट्स हैं सारी ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद है डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और गुडविल, इवन गुडविल भी बिकेगी, उसको भी ट्रांसफ़र करो। तो सारी असेट, तो बताओ असेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो ये हमारे को दिए हुए हैं डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, टू गुडविल, और सारी कहाँ ट्रांसफ़र होगी? रियलाइजेशन में। तो एंट्री बन रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, टू गुडविल। तो रियलाइजेशन एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट, और जो बैलेंस शीट वाली वैल्यू है, बुक वैल्यू, उस वैल्यू पे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा। अभी मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, असेट को बेच नहीं रही, अभी तो असेट का बैलेंस ख़त्म कर रहे हैं। असेट कितने में बिकती है वो प्राइस नीचे दिए होते हैं, वो रियलाइज प्राइस होते हैं, बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र होता है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, टू गुडविल। तो ये एंट्री रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगी। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लाइन से सारी असेट लिख दो। टू डेटर्स, डेटर्स के बाद है स्टॉक, फिर टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, टू गुडविल। बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर दी। तो डेटर आप एक्चुअल वैल्यू पे ट्रांसफ़र करो 15, प्रोविज़न अपोजिट में ट्रांसफ़र कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटर को डिक्रीज़ कर देगा। स्टॉक है बच्चे 80, इन्वेस्टमेंट मेरे पास है 20, प्लांट है 75, और गुडविल कितनी है? 35। देखो गुडविल का बैलेंस खत्म हो गया, लेकिन आज ये बिकेगी। गुडविल इज सोल्ड, ठीक है, गुडविल बिकती है, गुडविल इज सोल्ड, गुडविल बिकती है, बट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस बंद हो रहा है तब मिलेगी, ठीक है। अब देखो असेट साइड खत्म कर दी, हम लायबिलिटी साइड पे आते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर और मिसेस एक्स लोन, ये दोनों आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी कहाँ ट्रांसफ़र होती है? रियलाइजेशन। तो कैसे ट्रांसफ़र करोगे? क्रेडिटर है, मिसेस एक्स लोन क्रेडिटर, दोनों को डिक्रीज पे डेबिट करो। एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मिसेस एक्स लोन अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र होती हैं लायबिलिटीज़। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, बाय मिसेस एक्स लोन, क्रेडिटर एंड बाय मिसेस एक्स लोन। तो क्रेडिटर है 18,500 और 5,000, ये ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटीज़ सारी रियलाइजेशन अकाउंट खुला है असेट्स को बेचने के लिए और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए। तो पहले सारी असेट ट्रांसफ़र करो, सारी लायबिलिटीज़ आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफ़र करो, अब पे करोगे बाद में। उसके बाद है बच्चे एक्स लोन। एक्स लोन पार्टनर लोन है, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता क्योंकि उसके लिए तो अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। तो एक्स लोन बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बैलेंस लिखा आपने, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है इसका? 8। ये लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट में, मैंने जो ब्लैंक किया हूँ। उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का मैंने आपको टॉपिक कराया था। ये रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ शो करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लेकिन इसको बांटने से पहले देखो कि आपने इसमें से वर्कर को तो नहीं देने, कुछ नीचे पढ़ो कहीं आपने वर्कर को देने हो कुछ नहीं। नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं है कि हमने वर्कर को कुछ देना है, कॉम्पनसेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आज की डेट तक वर्कर का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसे कौन बांट लेंगे? पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 30, बांटने की एंट्री होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। तो एक्स वाई जेड के क्रेडिट में बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एक्स वाई जेड 30,000 है, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3:2:1, 3/6, ठीक है। 15,000, 10,000, 5,000, ठीक। ऊपर क्या लिखा कि अभी बैलेंस लिखने हैं। उसके बाद बच्चे आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये बनता है इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र हुई है रियलाइजेशन में, इसके बिकने की एंट्री भी रियलाइजेशन में अफेक्ट डालती है, तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो अफेक्ट यहाँ आता है। तो इसीलिए उस चीज़ को कवर अप करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बटेगा नहीं, रियलाइजेशन में ही ट्रांसफ़र होगा। अगर
लॉस के लिए यूज़ हो रहा होगा तो वो मतलब ऑटोमेटिकली वो कवर अप होके आएगा। मैंने आपको इसका लेक्चर डिस्कस कर दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। मतलब असेट से रिलेटेड फंड बढ़ते नहीं है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? 7500। ठीक है, देखो लाइन से चलती जा रही हूँ और हर चीज़ का मीनिंग आपको बताया हुआ है। असेट साइड से शुरू करके लायबिलिटी में आ रही हूँ। अब कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस नोट डाउन। ठीक है, 60 56 40, 60 56 40। आगे चलो, ये तो मैंने सारे बैलेंस थे, जहाँ जहाँ आने थे बैलेंस लिख दिए, इनके बैलेंस ख़त्म हो गए। आगे चलो, अब जो बैलेंस शीट के नीचे होगा वो क्या होगा? जितने में असेट बिकी, पढ़ना। एक्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, एक्स ने क्या ले ली? इन्वेस्टमेंट ले ली। तो असेट बिक नहीं रही, असेट को पार्टनर ले रहा है एट 25%। एक मिनट, एक चीज़ रह गई बच्चे, ये इस असेट साइड में प्रोविज़न था 1000। आपको पता है प्रोविज़न का कौन सा बैलेंस होता है? ये क्रेडिट। ये डेबिट में लिखा नहीं हुआ, साथ साथ डेटर के साथ साथ ही ट्रांसफ़र कर दिया करो, नहीं तो भूल जाओगे, जैसे मैं भूल गई। ठीक है, तो प्रोविज़न का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1, क्योंकि डेटर मेरे पास 15 है, प्रोविज़न लेस करके 14 आना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पूरे डेटर ट्रांसफ़र किए, तो इनको कम करने के लिए इसका प्रोविज़न यहाँ से लेस ना करके क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिया, एंट्री किया फिक्स। ठीक है, तो देखना, एक्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, एक्स ने लिए बच्चे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बताओ अंदर कितनी है? ये बुक वैल्यू है। एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिए 25% मोर देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 25% मोर, मतलब 5000 ज़्यादा पे लिए, तो 20 बुक वैल्यू और 5 मोर, तो 20 वाली असेट उसने कितने में लिए? 25। आप ये मत देखो कि ज़्यादा में ले रहा है, कम एंट्री करते जाओ। प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, आपका कोई मतलब नहीं है। आप जितने में बिक्री है एंट्री उतने से करो, जितने में पार्टनर ले रहा है एंट्री उतने से करो। तो बताओ बिजनेस से क्या जाएगी? असेट। असेट जाने के लिए वर्ड यूज़ करोगे रियलाइजेशन। तो बताओ उसने असेट कितनी ली है? 25, लेकिन किसने लिया? एक्स। आप उससे कैश नहीं मंगाओगे, उसके अकाउंट से काटोगे। अकाउंट से काटोगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। ठीक है, असेट बिकती है तो एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन। असेट क्यों नहीं यूज़ होता? क्यों? क्योंकि असेट पहले कहाँ ट्रांसफ़र हुई है? रियलाइजेशन। तो सारी असेट को रिप्रेजेंट कर रहा है रियलाइजेशन। अब जब असेट जाएगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, असेट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि असेट का बैलेंस तो हम पहले ख़त्म कर चुके हैं। डेबिट था, डिक्रीज पे क्रेडिट, और हमने सारी असेट को ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन। तो सारी असेट पड़ी हुई है रियलाइजेशन के डेबिट में। अब जब बिजनेस असेट जाएगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो बताओ ये एंट्री क्या बन रही है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एक्स कैपिटल। एक्सप्लेनेशन लिख दो, ये किसकी? इन्वेस्टमेंट की एंट्री डाल दिया, 25 मिली है। बताओ क्या एंट्री होगी? एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया, एक्स के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स के डेबिट में बचे 25,000, एंट्री का अपोजिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, आगे चलो। वाई टुक ओवर डेटर, वाई टुक ओवर डेटर, वाई ने डेटर लिए हैं, अमाउंटेड टू ₹5 एट 4। 5 वाले जो डेटर हैं वो उसने 4 में लिए। क्या मतलब है इसका? बच्चे जब आप डेटर से कितना रिसीव हुआ तो आपने एक्चुअल डेटर ले लिया। अब ध्यान से सुना, वाई टुक ओवर डेटर अमाउंटेड टू ₹5, वाई ने इसमें से 5 वाले डेटर लिए हैं, लेकिन एट 4, लेकिन लिए कितने में है? 4। जैसे इन्वेस्टमेंट थी 20 की, उसने लिया 25 में, बुक वैल्यू 20 थी, लेकिन उसने उस असेट को लिया 25 में, तो एंट्री 25 से होगी जितने में उसने लिया। ठीक है, जैसे कोई असेट है 20 वाली 25 में बिकी, तो एंट्री तो 25 से होगी ना बिकने की एंट्री। ठीक है, तो 5000 वाले डेटर 4 में लिए, तो एंट्री कितने से होगी? 4 से। तो एक तरह से देखा जाए कि 5 वाले डेटर से आपको 4 रिसीव हुआ, तो एंट्री तो आप 4 से ही करोगे ना, लेकिन आपको रिसीव नहीं हो रहा, पार्टनर ले रहा है इस असेट को, तो एंट्री 4 से होगी। तो एंट्री बताओ किसने ली है? ये वाई ने। बिजनेस से क्या जा रही है? असेट। असेट जाने के लिए वर्ड रियलाइजेशन किसने लिया है? वाई ने। वाई को उसके पैसे देने पड़ेंगे,
तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय वाइस कैपिटल कितने में लिया उसने डेटर 4, तो ये किसकी एंट्री डाली है आपने, डेटर्स की। क्या एंट्री हो रही है, वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो वाई के डेबिट में, तो वाई के डेबिट में 4 एंट्री का अपोजिट टू रियलाइजेशन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलो। आगे कह रहा है रिमेनिंग डेटर। अब मुझे बताओ डेटर मेरे पास टोटल कितने थे 15, इसमें से कितने वाले डेटर चले गए 5, वो तो लिए उसने 4 में, प्रॉफिट होगा 1000 का, प्रॉफिट 1000 का जो हमें लॉस हो रहा है क्योंकि डेटर 5 के थे और उसने लिया उसे 4 में, तो हमारी असेट की असेट तो कम में बिक रही है ना एक तरह से। ठीक है, असेट से तो कम रिसीव हो रहा है ना, तो लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, हमें कोई एंट्री मतलब नहीं है, हम तो 4 से एंट्री कर लेंगे। अब बताओ बाकी डेटर कितने बचे 10, बाकी डेटर कितने बचे 10, क्योंकि 15 में से 5 वाले की तो एंट्री कर ली आपने, बाकी बचे रिमेनिंग डेटर 10, रियलाइज्ड 75% ऑफ बुक वैल्यू, जो बाकी रिमेनिंग डेटर बचे इनसे 75% रिसीव हुआ, 15 में से 5 बुक वैल्यू वाली गई, 10 वाले बचे हुए, तो इन बुक वैल्यू से 75% रिसीव हुआ, मतलब 7500 रिसीव हुआ 10 वाले डेटर से। तो 10 वाले जो रिमेनिंग डेटर बचे हैं उससे 75% ऑफ बुक वैल्यू, तो इतनी ये बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू का 75% रिसीव हुआ 7500, तो एंट्री 7500 से होगी ना। 25 जो आपको रिसीव नहीं हो रहे वो आपके लिए लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो 7500 से रिसीव की एंट्री करो। बताओ रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक। ठीक है, हाँ कितना रिसीव हो रहा है 7500, ये किससे रिसीव हो रहा है, डेटर से, उसकी एंट्री डालिए। बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन 75, मतलब तभी मैंने सारे अकाउंट इकट्ठे खोले हैं कि अगर मैं कोई एंट्री का इफेक्ट यहाँ आ रहा है तो उस बैंक के डेबिट में भी जाना है, साथ साथ पूरा हो जाए। आगे चलना, स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59, स्टॉक कितने में बिका है 59, एंड प्लांट इज सोल्ड फॉर 40, प्लांट कितने में बिका है 40, तो इस लाइन की इकट्ठी एंट्री कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 99, 59 में एक असेट बिकी है, 40 में एक बिकी है, तो 99 में, क्योंकि असेट बेचने की एंट्री तो सेम ही होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि असेट का तो नाम लिखना ही नहीं है, तो इकट्ठे ही कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक। लेकिन अगर 2 असेट की इकट्ठी कर रहे हो तो उसके प्राइस लिखो, स्टॉक से कितना रिसीव हुआ 59, और दूसरी असेट प्लांट से कितना रियलाइज हुआ 40, 99, तो बताओ ये एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या आ रहा है बाय बैंक, लेकिन बैंक में आए कितने 99, तो बैंक के एंट्री में क्या हो रहा है डेबिट, तो बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन 99। ठीक है, ये तो एक्सप्लेनेशन रखी कि 99 आया कैसे, लेकिन एंट्री का अपोजिट तो बाय बैंक की है। ठीक है, 99 आ गया ये। उसके बाद आगे चलो, क्या लाइन लिखी हुई है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1000, रियलाइजेशन के खर्चे कितने हुए 1000, और आपको मैंने कहा इस चैप्टर में खर्चों के लिए कोई आप नया नाम यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि बिज़नेस बंद हो रहा है, हम सारे पुराने बैलेंस को ख़त्म कर रहे हैं, एक नया नाम खर्चे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे इसके डेबिट में आते हैं, तो खर्चे के लिए खर्चे का नाम लिख के रियलाइजेशन को डेबिट करोगे, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक कितना एक्सपेंस पे कर रहे हैं 1000, तो ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या एंट्री हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के एंट्री में क्रेडिट है, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 1000। ठीक है, ये चीज़ आ गई बच्चे। आगे देखना एक बारी, अब मैं इस लाइन को ध्यान से समझना। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर इज़ अ लाइबिलिटी फॉर 8000 फॉर डैमेजेस, एक लाइबिलिटी है 8000 की डैमेजेस की। डैमेजेस की लाइबिलिटी कैसे होती है कि देखो बच्चे, हमसे किसी का नुकसान हो जाता है, हमसे किसी का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो वो हम पे क्लेम करता है
तो हमें उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। ये वर्क्समैन वाला नहीं है कि हमने वर्कर को देना है। हमसे किसी का नुकसान हो गया तो उसने हम पे क्लेम किया कि पैसे दो, तो वो होता है क्लेम फॉर डैमेजेस, तो उतने पैसे हमें देने पड़ते हैं उस पर्सन को। तो किसी ने हमें डैमेजेस का क्लेम किया है 8000, ये लायबिलिटी हमारी क्रिएट हुई है और वो कह रहा है विच ऑल्सो हैड टू बी पेड, ये आपको पे करना पड़ेगा। ये 8000 आपको लायबिलिटीज़ के देने हैं किसी को। तो आप कहो कि मैम ये वाली लायबिलिटी तो हमारे इसमें बैलेंस शीट में है ही नहीं बैलेंस, और आपको पता है हमें ऐसे ही किसी को क्लेम फॉर डैमेजेस, कोई नुकसान के पैसे देने पड़ जाए हमें, ठीक है, ये पैसे देने पड़ जाए हमें, तो ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी तो है, क्योंकि हमारी 3 लायबिलिटीज़ है। सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं, फिर पार्टनर्स लोन की, फिर पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल के अलावा जो भी आपको पे करना है बाहर वाले को, वो आपकी सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। तो आपको एक वो कह रहा है कि 8000 डैमेजेस के देने हैं, मतलब किसी का नुकसान हुआ उसके देने हैं, तो ये आउटसाइड लायबिलिटीज़ की हैं। तो अब इसकी पेमेंट की एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी? आपको पता है हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट की एंट्री करते हैं बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ये करते हैं हम। लायबिलिटीज़ पेमेंट करते टाइम रियलाइजेशन क्यों वर्ड यूज़ करते हैं? क्योंकि हम बैलेंस शीट में जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती है उनकी पेमेंट से पहले हम उनका बैलेंस ख़त्म करके उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्रेडिटर क्रेडिट था, डिक्रीज पे डेबिट, मिसेज एक्स लोन क्रेडिट था, डिक्रीज पे डेबिट, और हमने उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था? रियलाइजेशन। तो अब हम अगर उसकी पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज़ का नाम नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। तो अब आप कहोगे कि मैम ये क्लेम फॉर डैमेजेस लायबिलिटी तो अंदर थी नहीं बैलेंस शीट में, तो इसके लिए कि आप क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हो ये वाला? तो हम रियलाइजेशन वर्ड अगर यूज़ नहीं करते तो हम अपनी लायबिलिटीज़ के लिए लायबिलिटीज़ का नाम लिखते हैं। चलो कोई हमने क्लेम फॉर डैमेजेस, किसी ने डैमेजेस का क्लेम किया था, वो हमें देना पड़ रहा है, तो मैंने लायबिलिटी का नाम लिखा, क्योंकि ये लायबिलिटी अंदर नहीं थी तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र तो हुई नहीं है, तो मैं इसके लिए रियलाइजेशन वर्ड क्यों यूज़ करूँ? तो मैं तो ये लायबिलिटी का नाम लिखूँगी कि मैं जो पे कर रही हूँ। तो क्लेम फॉर लायबिलिटी का नाम लिखा, क्लेम फॉर डैमेजेस टू कैश। लेकिन आप बताओ ये लायबिलिटी मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं थी, बैलेंस शीट में देखो नहीं है मेरे पास ये आउटसाइड लायबिलिटीज़, और मैंने जब इसकी पेमेंट करी तो मेरे पास एक नया नाम यूँ, क्योंकि ये मेरे पास बैलेंस शीट में क्रेडिट नहीं थी, मैंने इसको ऐसे ही पे किया, सिर्फ डेबिट किया, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है, डिक्रीज पे डेबिट करती तब ठीक था, अंदर नहीं थी तो ये ट्रांसफ़र तो हुई नहीं है रियलाइजेशन में, तो आपको रियलाइजेशन वर्ड यूज़ ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने लायबिलिटी का नाम लिखा, तो ये मेरे पास नया नाम यूज़ हुआ, तो इसका बैलेंस बचा, बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन बिजनेस बंद हो रहा है, हमें कोई नए नाम तो यूज़ करना ही नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप बताओ हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं थी और वो आपको पैसे देने पड़ जाएं, तो वो आपके लिए क्या है? लॉस। और लॉस रियलाइजेशन के डेबिट में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, कि रियलाइजेशन अकाउंट एक कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस और लॉस इसके डेबिट में आते हैं, इनकम इसके क्रेडिट में आती है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये बैलेंस आ जाएगा, और एक्स्ट्रा लायबिलिटी की पेमेंट करना ये मेरे लिए लॉस है, तो ये मुझे रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट भी है, तो मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँ? क्लेम फॉर डैमेजेस लायबिलिटी क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, और मैंने इसे कहाँ ट्रांसफ़र किया? रियलाइजेशन, क्योंकि मेरे पास किसी चीज़ का बैलेंस तो बचना ही नहीं चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखो क्या हुआ, क्लेम फॉर डैमेजेस मैंने डेबिट किया, क्लेम फॉर डैमेजेस क्रेडिट किया, एंट्री क्या बची? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वही पेमेंट वाली लायबिलिटी पेमेंट की एंट्री ही बची, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्या कंक्लूज़न लिखा कि कोई लायबिलिटी अंदर हो बैलेंस शीट में या ना हो, आपने उसे ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया? बैलेंस शीट के अंदर है वो तो ट्रांसफ़र करोगे, लेकिन जो लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो इसका मतलब नहीं कि ये आप उसकी कोई अलग एंट्री करोगे। ओवरऑल एंट्री रियलाइजेशन टू कैश ही बैठ रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन आपका क्या निकला कि कोई लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर हो या ना हो, उसकी पेमेंट की एंट्री तो सेम रहनी है, रियलाइजेशन टू कैश। पहले हम लायबिलिटी के लिए रियलाइजेशन इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि वो ट्रांसफ़र हुआ है, इस टाइम रियलाइजेशन इसलिए वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट भी है,
कि लॉस उसके डेबिट में जाते हैं, तो हमने डायरेक्ट एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए रियलाइजेशन को ही डेबिट कर दिया। तो आपको ये दो एंट्री नहीं करनी, रियलाइजेशन टू कैश करनी है। तो अब ध्यान रखना कि कोई लायबिलिटी अंदर हो या ना हो आउटसाइड लायबिलिटी, उसकी पेमेंट की एंट्री तो सेम ही रहनी है, रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, तो इसकी जो 8000 आपको लायबिलिटीज पे करनी पड़ रही है, इसकी कोई नया नाम यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, रियलाइजेशन को ही डेबिट करोगे। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे कर रहे हैं आप 8, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है 8000। ये किस चीज़ की पेमेंट की है, डैमेजेस। एंट्री हो रही है बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 8000। आपको पता है पूरा सम फिनिश, पूरा सम फिनिश करने के बाद आपको अपनी चेक करनी होती है बच्चे आउटसाइड लायबिलिटीज़ की, आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट में गिवन थी उनकी पेमेंट हुई है नीचे या नहीं की, मतलब उनकी पेमेंट के लिए नीचे कुछ दिया था या नहीं। तो बताओ बैलेंस शीट में आउटसाइड लायबिलिटी कौन कौन सी थी, क्रेडिटर थे 18,500, मिसेज एक्सलॉन था 5000, नीचे इनकी पेमेंट के लिए कुछ नहीं कहा गया। तो मैंने कहा था अगर आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए कुछ नहीं कहा गया हो तो आप इनकी पूरा सम करने के बाद अपने आप बुक वैल्यू पे पेमेंट कर दो। तो क्रेडिटर हैं 18,500 और मिसेज एक्सलॉन है 5000, तो टोटल हो गया 23,500। तो बताओ लायबिलिटीज़ पेमेंट की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, तो एक लास्ट में एंट्री कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक तो क्रेडिटर्स पे कर रहे हो 18,500 और एक मिसेज एक्सलॉन 5000, तो टोटल पेमेंट हो रही है मुझे 23,500। क्या एंट्री हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 23,500। बच्चे आपको असेट को चेक करने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन असेट्स के नीचे रियलाइज वैल्यू नहीं गिवन होती उनकी वैल्यू निल मानी जाती है। जैसे आपको पता है इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया था, वो हो गया, डेटर को वाई ने ले लिया था, बाकी से रिसीव हो गया, स्टॉक भी सेल हो गया, प्लांट भी सेल हो गया, लेकिन गुडविल से क्या रियलाइज़ हुआ ये नहीं गिवन था नीचे की कितने में बिकी। लेकिन इसका मतलब गुडविल से कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ, तो कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ तो मैं रिसीव की एंट्री क्या करूँ। तो इसलिए असेट को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिन असेट्स के नीचे रियलाइज वैल्यू नहीं दी, मतलब वो असेट कितने में बिकी हैं वो प्राइस नहीं गिवन, तो उनकी वैल्यू निल मानी जाती है। इसका मतलब कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, तो कुछ भी रिसीव नहीं हुआ तो मैं रिसीव की एंट्री क्या करूँ, ठीक है। तो ये बच्चे हमारा, बस इसका मतलब आपको लास्ट में सिर्फ क्या चेक करने की ज़रूरत होती है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ को चेक करने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं चेक करना होता। उसके बाद बच्चे अब हम इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट को बच्चे क्लोज़ करेंगे, अगर ये वाला साइड ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट निकलेगा, एक्सपेंस साइड ज़्यादा होगा तो लॉस निकलेगा। तो हम इसको बच्चे क्लोज़ करते हैं, देखना अभी भी इसका ये वाला साइड ज़्यादा है तो लॉस निकल के आएगा। ये है बच्चे हमारे पास 2,57,500, 2,57,500, इसमें से ये वाला साइड लेस करना, ये आपके पास निकल के आ रहा है लॉस। बताओ लॉस पे किसका राइट है, पार्टनर का, तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे 3:2:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे 3:2:1 में, दैट मीन्स 45, 30, 15, ठीक है। बताओ लॉस ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या बनेगी, लॉस ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ पे डेबिट, तो एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो XYZ के डेबिट में क्या आ रहा है बच्चे, टू रियलाइजेशन, तो 45, 30, 15, ठीक है, 45, 30 एंड 15, ये हो गया, ये अकाउंट क्लोज। यहाँ तक हमारी सारी असेट्स बिकती हैं और आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है। सेकेंड नंबर पे बच्चे पेमेंट होती है हमारे पार्टनर्स लोन की, ठीक है, पार्टनर्स लोन की। तो पार्टनर्स लोन की पेमेंट की एंट्री बताओ, एक्स लोन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट टू बैंक, तो एंट्री बनेगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एक्स लोन के डेबिट में टू बैंक, इसकी भी पेमेंट होगी। तो ये एंट्री हो रही है बच्चे एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक एंट्री में क्रेडिट है, तो बैंक के क्रेडिट में
बाय एक्स लॉन 8। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज़ की बच्चे पेमेंट, आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट हो गई है, पार्टनर्स लॉन की पेमेंट हो गई है। अब सबसे लास्ट में हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की। ठीक है, सबसे लास्ट में हम पार्टनर्स कैपिटल की पेमेंट करते हैं। ध्यान से देखना, हम सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं तभी पे करेंगे। 75, 66, 45। ठीक है, 75, 66, 45, 75, 66, 45। 75 में से इतना पोर्शन लेस कर दो, ये आपके पास बैलेंस आएगा 5, इसका बैलेंस आएगा 32। ठीक है, और इसका बैलेंस आएगा बच्चे 30। आप मुझे बता सकते हो ये जो बैलेंस निकला है ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? कौन सा साइड ज़्यादा था? क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी है कैपिटल। आज बिजनेस बंद हो रहा है तो कैपिटल का जितना भी बैलेंस निकल के आया क्रेडिट वो सारा पे कर दो। तो आपने एक्स को इतना पे करना है, वाई को इतना, जेड को इतना। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। डिक्रीज पे डेबिट करो तो एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट एंट्री है ये। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के डेबिट में इतनी इतनी पेमेंट करेंगे तो क्या लिख दोगे? टू बैंक। ये फाइनल पेमेंट आ गई। एंट्री हो रही थी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये बैंक के क्रेडिट में भी जाएगा क्योंकि पेमेंट करने से पैसे जा तो रहे हैं हमारे पास से। ठीक है, तो अब आप पेमेंट की एंट्री देखोगे थोड़ी सी यहाँ पे कि क्या एंट्री हो रही है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक्स वाई जेड के डेबिट में टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइस कैपिटल, बाय जेड्स कैपिटल। पेमेंट दिखा दोगे। एक्स की 5, इसकी 32, इसकी 30। आपको पता है सम की वेरिफिकेशन क्या है? आपके बैंक के दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। आपके बैंक के दोनों साइड का टोटल क्या करेगा? मैच करेगा। ये हमारे सम की वेरिफिकेशन है। नॉर्मल हमारी बैलेंस शीट मैच करती है, लेकिन आज हमारा बैंक का बैलेंस मैच करेगा। ठीक है, तो ये बच्चे ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक आज का।